हेलो स्टूडेंट्स, शेखर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके वनडे एग्जाम और उत्तराखंड पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस जब आप सुने, इन क्वेश्चंस के बारे में एक्सप्लेनेशन जब भी आप सुनते हैं, इन क्वेश्चंस के आपने साथ साथ नोट बनाते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, नेपाल और किस देश ने मिलकर अभी हाल में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में संशोधन किया है। देखिए, अभी हाल में चाइना और नेपाल का एक जॉइंट प्रोजेक्ट हुआ था और उस जॉइंट प्रोजेक्ट के तहत माउंट एवरेस्ट का सर्वे किया गया और माउंट एवरेस्ट का सर्वे करने के बाद एक माउंट एवरेस्ट की हाइट में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है, थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। और वो जो चेंज है वो है, आप देखेंगे 8848.86 मीटर। अब इसकी नई ऊंचाई बताई गई है, तो यानी कि जो चेंज किया गया है वो चेंज कितना है आपका 0.86 मीटर। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपने थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। थोड़ा आगे अगर हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि ये जो सर्वे हुआ था 8848, जो हमारी हाइट है जिसको अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हाइट जो दी गई थी इसके लिए सर्वे कब हुआ था? इसके लिए सर्वे किया गया था 1954 में, और ये सर्वे किया गया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा, यानी कि इंडियन सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सर्वे किया गया था 1954 में, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता, ये भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माता आपने ध्यान रखना है। चाइना में इसे कोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है, अगर इसकी पोजीशन अगर हमसे पूछी जाती है, लोकेशन अगर पूछी जाती है, तो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया गया था और इसकी हाइट जो बताई गई थी वो 8848 बताई गई थी। तो ये जो सर्वे किया गया था, ये सर्वे कंडक्ट हुआ कब था? ये सर्वे हुआ था आपका 1953 में सर्वे कंडक्ट हुआ था। और इस सर्वे में कौन कौन इन्वॉल्व थे जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं? एक थे आपके भारतीय नेपाली, जिनको हम तेंजिंग नॉर्वे के नाम से जानते हैं, और दूसरे थे आपके न्यूजीलैंडर, जिनको हम एडमंड हिलेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो 1953 का सर्वे था, इनमें ये दो लोग इन्वॉल्व थे और 1954 में सर्वे का जो कंक्लूजन था वो ड्राइव किया गया और 8848 हाइट बताई गई माउंट एवरेस्ट की, जो कि हमारा क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अब आते हैं विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में। और दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर अगर हमसे पूछा जाता है तो डेफिनेटली हमारा आंसर जो होना चाहिए वो होगा आपका माउंट K2, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर हमसे पूछा जाता है तो हम कहेंगे माउंट K2, जिसकी हाइट एग्जाम में पूछ ली जाती है 8611 मीटर। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, आपको एक इमेज दिख रही है, इमेज में आपको K2 जो पीक है, ये K2 पीक के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। K2 पीक की हाइट यहाँ पे दी गई है आपको 8611 मीटर, ये आपने ध्यान रखना है। इसके साथ में और भी जो पीक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं, उनको भी आप देख लीजिए, जैसे बॉटल नेक पीक है, सीफूड शोल्डर पीक है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप देखते हुए चलिए। अब बात आती है लोकेशन की, ये कहाँ स्थित है ये पूछा जाता है। ये स्थित है आपके POK, यानी कि जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं ये इंडियन पार्ट है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है अभी, हम जिसे हम बोलते हैं। और पाकिस्तान के लोग इस POK को, जिसको हम POK बोलते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? शाहगौर या चागौर के नाम से जानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये पाकिस्तान के एंगल से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कौन से रीजन में ये स्थित है आपका? ये है आपका गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में, यानी कि गिलगित बल्तिस्तान एरिया ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आपका माउंट जो K2 है वो वहां स्थित है। दूसरा देखिए, होता क्या है, माउंट K2 जो है वो तो एक पीक है, ठीक है। अब ये पीक जो है वो किसी न किसी पर्वत की पीक होगी, किसी न किसी माउंटेन की चोटी होगी। तो वो जो माउंटेन है, ये माउंटेन्स जो होते हैं, ये माउंटेन्स आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं,
तो माउंटेन के जुड़ने की वजह से एक जो सीरीज बन जाती है उसे हम माउंटेन सीरीज कहते हैं या माउंटेन रेंज कहते हैं, जिसे हम पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। तो उसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट केटू कौन सी पर्वतमाला में स्थित है। तो आपने ध्यान रखना है काराकोरम पर्वतमाला, ठीक है। काराकोरम पर्वतमाला में क्या स्थित है, आपको माउंट केटू स्थित है, आपने ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। अब केटू के बारे में देखिए, आपको मैप में भी दिखाया गया है। ये आपका पाकिस्तान है, जो शेडेड एरिया आप देख रहे हैं आप मैप में, और ये आपका केटू माउंटेन है। ये आपका देखिए ये इंडियन रीजन है, ठीक है। आप इसको देखते हुए चलिएगा, ठीक है। ये चाइना है आपका। आगे बढ़ते हैं, हम विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करते हैं तो वह है आपकी कंचनजंगा, ठीक है। क्या है, कंचनजंगा 8586, ठीक है। ये आपने हाइट याद रखनी है, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसकी लोकेशन के ऊपर बात करते हैं, तो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेपाल की सीमा पर स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तर पश्चिम भी याद रख लीजिए, कभी कभार ये डायरेक्शन भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी हाइट कितनी है, जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे 8586 मीटर की हाइट बताई गई है। अब आते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो भारत में आपका केटू लाई करता है। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या आपको कहा जा रहा है, भारत में केटू आपका लाई करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ऑप्शन में अगर आपको केटू मिल जाएगा, ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको केटू मिलेगा तो डेफिनेटली आपने केटू को ही आंसर लेके चलना है, ठीक है। हालांकि हमने अभी बात की थी कि केटू जो है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो एरिया है वो इंडियन एरिया है। इन केस अगर ऑप्शन में आपको केटू नहीं मिलता है, उस केस में कंचनजंगा जो होगा भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाएगी, ठीक है। तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कब आपने ऑप्शन क्लिक करना है, जब आपको केटू ऑप्शन में नहीं हो, और इफ इन केस अगर केटू ऑप्शन में दिया गया है तो डेफिनेटली आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा, केटू, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जानते हैं, देखिए आप मैप भी थोड़ा देखते हुए चलिएगा, मैप से चीजें बहुत याद रहती हैं। ये आपका मैप है, ठीक है, और ये आपका J&K लद्दाख रीजन है, आप जानते हैं। यहाँ पे आप केटू की लोकेशन को आप थोड़ा नोटिस करिए। थोड़ा सा नीचे हम देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, उत्तराखंड की दो पीक यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक तो कामेत आपको दिखाया गया है, दूसरा क्या है, नंदा देवी, ठीक है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट देखिए यहाँ स्थित, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो माउंट एवरेस्ट अभी हमने डिस्कस किया है, और हमने केटू डिस्कस किया है, ठीक है, और कंचनजंगा की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। और कंचनजंगा अगर आप देखते हैं, ये हमने लोकेशन बताई थी आपको, कहाँ देख रहे हैं, ये इस जगह पे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बढ़ के, तो ये सिक्किम के रीजन में स्थित है, हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया है। और कंचनजंगा जो है ये हिमालयन रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन सी रेंज के अंतर्गत आता है, हिमालयन रेंज के अंतर्गत आता है। देखिए अगर हम इस मैप को देखते हैं, ठीक है, इस मैप को अगर हम देखते हैं तो इस मैप में आप जानते हैं कि जो हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन को हम बाइफर्केट कर लेते हैं 3 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहला हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस, ठीक है, ग्रेट हिमालयन कहते हैं, बृहद हिमालय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद जो दूसरा वाला जो रीजन है उसको हम बोल देते हैं लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज भी हम बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो नीचे वाला रीजन होता है उसको हम आउटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये 3 तो हिमालयन रीजन है। इन 3 हिमालयन रीजन के ऊपर एक और माउंटेन रेंज की सीरीज देखी जाती है, जिसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय का मतलब हिमालय के उस पार, दूसरी पार, ठीक है। तो जो केटू पीक थी, अभी हमने डिस्कस किया था, हमने कहा था काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, हमने डिस्कस किया था। तो केटू जो पीक है वो आपके ट्रांस हिमालयन रीजन में स्थित है। किसमें स्थित है, ट्रांस हिमालयन रीजन में। और हम बात कर रहे हैं किसकी, कंचनजंगा की। कंचनजंगा आपकी कौन सी हिमालयन रीजन में स्थित है, आपके हिमालयन रीजन में स्थित है। तो कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र की या हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑप्शन में आपको केवल कंचनजंगा ही क्लिक करना है।
अगर वहाँ K2 ऑप्शन दिया है तो उसे क्लिक नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर K2 ऑप्शन है तो K2 क्लिक करेंगे, लेकिन K2 कौन से रेंज में आपको ध्यान रखना है, ये ट्रांस हिमालय में है, ठीक है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करते हैं। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पर्वत है, जो कि आपके उत्तराखंड में स्थित है। आपने याद रखते हुए चलना है आगे को, ठीक है। और विश्व में अगर हम देखते हैं इसका क्या स्थान है, ये 23rd नंबर की चोटी है। और नंदा देवी जो पर्वत शिखर है, नंदा देवी जो चोटी है, ये भी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला में, अभी हमने डिस्कस किया था ट्रांस हिमालयास, फिर उसके बाद हमने हिमालय डिस्कस किया था। तो नंदा देवी जो है आपकी क्या है, हिमालय में है। और हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाएगी आपसे, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है आपकी नंदा देवी। और हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अगर पूछी जाएगी तो वो कौन सी है आपकी? कंचनजंगा, जो कि कहाँ स्थित है, आपके सिक्किम वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई को हम देख लेते हैं, एग्जाम में पूछी जाती है। ऊंचाई इसकी 7817 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और उत्तराखंड के कौन से जनपद में स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो यह है डिस्ट्रिक्ट चमोली, उत्तराखंड, भारत में स्थित है। अगला एक क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तारा पहाड़ की लोकेशन पूछी जाती है। इंडिया में लोकेटेड है तारा पहाड़ और हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। देखिए एक ऊंचा पहाड़ है जिसको हम तारा पहाड़ के नाम से जानते हैं, और तारा पहाड़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक तारा देवी का मंदिर भी है, और तारा देवी की जो है हिमाचल में बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के कंसर्न से है, वो है वृद्धेश्वर मंदिर। वृद्धेश्वर मंदिर की लोकेशन भारत में पूछी जाती है, तो ये मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। आप देख रहे हैं मंदिर का आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये मंदिर जो है वृद्धेश्वर जिसे हम कहते हैं, इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं, और इसे पेरुविटियार कोविल के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों ही नाम से पूछा जा सकता है, राजराजेश्वर और पेरुविटियार कोविल, दोनों ही चीजों को आप ध्यान रखें। तमिलनाडु में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर के बारे में इम्पोर्टेंट जो चीज आपने याद रखनी है कि ये विश्व का यानी कि वर्ल्ड का एक अकेला ऐसा मंदिर है जो कि पूरा किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। ये मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसको आप देख लीजिए। आप देखते हैं, देखिए तमिलनाडु जो है साउथ इंडिया में लाई कर रहा है, ठीक है। और साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं वहाँ इस तरीके का आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। ये गोपुरम एक प्रवेश द्वार आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे आप बढ़ते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो मंडप आपको दिख रहा है, ठीक है। और मंदिर का आर्किटेक्चर अगर आप देख रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पे शिखर आप देख रहे हैं, और ये जो स्टाइल है, जो मंदिर का जो रूफ बनाई गई, छत जो बनाई गई है, वो एक विमान प्रकार की छत है, ठीक है। तो ये भी शब्द आपने थोड़ा ध्यान रखना है, गोपुरम, मंडप, शिखर और विमान, ये सारे जो हैं ये किसके साथ जुड़े हुए शब्द हैं? ये साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर होंगे उन मंदिरों में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मंदिर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल कल्चरल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि विश्व में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस के कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनको विश्व धरोहर घोषित कर देता है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर देता है। तो उसी तरीके से यूनेस्को ने इस मंदिर को, जिसे हम वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, एक विश्व धरोहर घोषित किया है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया के मंदिर जो है, यानी कि दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, वो मंदिर और किस शैली में मंदिर बनाया जाता है, उन मंदिरों की शैली क्या होती है? शैली मतलब उन मंदिर की बनावट क्या होती है? उन मंदिरों की बनावट होती है आपकी द्रविड़ शैली, हम बोलते हैं। साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर मेड इन द्रविड़ स्टाइल, ठीक है। तो आप आगे ध्यान रखिएगा इस चीज को। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो राजा चोल प्रथम जो थे, राज चोल फर्स्ट के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। यूनेस्को भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यूनेस्को से, तो आपने याद रखना है। सबसे पहला फैक्ट तो है इसकी फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 16 नवंबर
1945 को इसकी स्थापना हुई है। देखिए कहाँ हुई है अगर पूछा जाता है तो लंदन आप बोल सकते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, जो कि आपका कहाँ स्थित है, पेरिस में, जो कि कहाँ है आपका, फ्रांस में। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहली मीटिंग। यूनेस्को एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, इस संस्था की सबसे पहली मीटिंग जो हुई थी पेरिस में हुई थी 1946। दिस ईयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और टोटल अगर हम बात करते हैं हाउ मेनी कंट्रीज यूनेस्को, देखिए हमने क्या बोला आपको, यूनेस्को हमने बताया था कि टोटल क्या है, एक ग्रुप है और ग्रुप में कुछ कंट्रीज इसमें मिली रहेंगी, और वो जो कंट्रीज हैं वो टोटल कंट्रीज की जो संख्या है यानी कि कितने नंबर हैं वो हैं आपको 193, और 11 ऐसी कंट्रीज हैं जो इसके एसोसिएट मेंबर हैं। एसोसिएट मेंबर मतलब जो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं आगे इंडिया के बारे में। इंडिया और यूनेस्को का क्या कनेक्शन है? इंडिया यूनेस्को का मेंबर बना, कब बना एग्जाम में पूछा जाता है, 1946 में बना। और 1946 में यूनेस्को का मेंबर कब बना इंडिया आपका? 1946 में। और यूनेस्को ने इंडिया में कौन सी साइट को सबसे पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, यानी कि यूनेस्को द्वारा भारत में सबसे पहले विश्व धरोहर किसे घोषित किया गया और कहाँ घोषित किया गया और कब घोषित किया गया? एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए 1983 में सबसे पहले इंडिया की किसी साइट को विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया 1983 में। और ये साइटें कौन सी हैं आपकी? अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, जो कि कहाँ स्थित है आपके? महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम देखते हैं दूसरी चीज, 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 ये डेट हमने यहाँ पे लिखी हुई है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका? इंपॉर्टेंस है आपका रामायण उत्सव, रामायण फेस्टिवल। ठीक है, रामायण फेस्टिवल में कुछ पिक्स आपको दिखाई गई हैं। एपिक क्या है? देखिए एक व्यक्ति है, आप देख रहे हैं। ठीक है, व्यक्ति ने क्या लगा रखा है? मुखौटा लगा रखा है। यहाँ भी आप देख रहे हैं ये व्यक्ति हैं और इन्होंने क्या लगा रखा है? मुखौटा लगा रखा है। ये भी देखिए एक व्यक्ति है, डांस कर रहा है, इसने क्या लगा रखा है? मुखौटा लगा रखा है। और ये आप देख रहे हैं झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, उत्तराखंड। तो रामायण उत्सव क्या है? आप लोग सभी समझें इस चीज को। रामायण क्या है? एक फेस्टिवल है, एक उत्सव है। और यह उत्सव जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है। और इस उत्सव में क्या होता है? लोग मुखौटा लगा के यानी कि मास्क लगा के क्या करते हैं? डांस करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है उत्तराखंड की कंसर्न से, रामायण फेस्टिवल। ठीक है, और रामायण फेस्टिवल को एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 को। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1983 में एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको क्या किया गया था? विश्व धरोहर घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है हमें ध्यान रखते हैं, अभी हमने देखा था ये स्थित है आपकी कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब महाराष्ट्र ठीक है एक बड़ा कंसर्न हो गया, महाराष्ट्र में कौन सी पर्वत श्रेणी में है या कौन सी पर्वतमाला में है? तो सह्याद्री पर्वतमाला में ये स्थित है, आपने ध्यान रखना है। टोटल एलोरा की जो गुफाएं हैं इनकी संख्या जो है वो है 34 है। और 34 जो गुफाएं हैं इनमें से 17 ब्राह्मण गुफाएं हैं और 12 जो है बौद्ध गुफाएं हैं, बुद्ध केव्स हैं, और 5 जो हैं आपकी जैन गुफाएं यानी कि जैन केव्स हैं। आपने ध्यान रखना है, इनका ब्रेकअप भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिएगा। अब हम बात करते हैं इनके बनाने की शुरुआत। देखिए बहुत बढ़िया आर्किटेक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, 1983 में। और इनको बनाने की जो शुरुआत की गई है वो की गई है आपके राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा एलोरा की गुफाओं को बनाने की शुरुआत की गई है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूटास के द्वारा किया गया। ऑप्शंस आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं अजंता की गुफाओं के बारे में। ये भारत में कहाँ स्थित है? अभी आपने देखा, देखिए ये सब पहले आप थोड़ा ये पिक्चर देखते हुए चलिएगा। आप पिक्चर अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि देखिए कितना बढ़िया आर्किटेक्चर यूज हुआ है। महाराष्ट्र में ये गुफाएं स्थित है, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। 1983 में यूनेस्को द्वारा इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और टोटल यहाँ गुफाओं की संख्या कितनी है? 29, याद रखना है। देखिए इससे पहले हमने जो एलोरा की गुफाएं डिस्कस की थी, एलोरा की गुफाओं में आपने देखा था बुद्ध की गुफाएं भी हैं, ब्राह्मण की गुफाएं भी हैं और जैन की गुफाएं हैं। लेकिन इन केस ऑफ अजंता की गुफाएं केवल 29 गुफाएं ऐसी हैं
जो कि सभी सारी की सारी गुफाएं किसकी आपकी बौद्ध यानी कि बुद्ध केव्स है। ठीक है, अब बात आती है ये गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया। ये वाकाटक वंश जो हमारे हिस्ट्री में हमने पढ़े हैं, वाकाटक वंश के द्वारा ये गुफाओं का निर्माण शुरू किया गया। और वाकाटक वंश के किस राजा द्वारा किया गया, अगर ये पूछा जाता है एग्जाम में तो आप बताएंगे राजा हरिसेन। राजा हरिसेन द्वारा इन अजंताओं की गुफाओं का निर्माण महाराष्ट्र में शुरू किया गया और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया 1983 में, जो कि भारत की पहली क्या है आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद हम बात आते हैं एक भारत के बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर के ऊपर जिसको हम कहते हैं महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर के बारे में हम जानते हैं, ये कहाँ स्थित है हमें ध्यान रखना है, ये पटना में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है बुद्धिस्ट के हिसाब से, पिछले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बहुत बनती हैं। बौद्ध गया बिहार में मंदिर स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसके बारे में और इम्पोर्टेंट ये क्यों बन जाता है हम देखते हैं, क्योंकि इसको भी यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित कर दिया गया है, एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। कब किया गया है भी आपने ध्यान रखना है, 2002 में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। ये मंदिर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो इसी मंदिर के आसपास वाले क्षेत्र में हुई है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है नाबार्ड। एग्जाम में काफी पूछा जाता है, हमने ध्यान रखना है नाबार्ड क्या है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे। देखिए ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए काम कर रही है, कहीं ना कहीं किसके लिए, एग्रीकल्चर यानी कि किसानों के लिए, यानी कि फार्मर्स के लिए जो काम कर रही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हम इसे कहते हैं, एक बैंक है ये नाबार्ड, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हम इसे जानते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका काम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और ग्रामीण विकास यानी कि फार्मर्स यानी कि किसानों के विकास के लिए यह क्या करता है, वित्त प्रदान करने वाली क्या है संस्था है। वित्त मतलब यानी कि फाइनेंस। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, या गांव में किसी प्रोजेक्ट के तहत आपको वहाँ पे कोई चीज़ डिज़ाइन करनी, कुछ बनाना है जिससे गांव वालों को भला हो, तो उसके लिए अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो आप नाबार्ड से ये फाइनेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब बात एग्जाम में आती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि नाबार्ड का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है। ये मुंबई में स्थित है, आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा इसको बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं, एक क्या है, संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए अगर हम बात करते हैं संवैधानिक निकाय को, हम स्पेशली समझते हैं कि संवैधानिक निकाय का मतलब ये है कि वो संस्था, ऐसी संस्था जिसका उल्लेख संविधान में हुआ है। ठीक है, कुछ संस्थाएं जो होती हैं, आप उसका निर्माण जो होता है, जो सरकारें होती हैं, भारत सरकार जो होती है, भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, और कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनका निर्माण जो है वो संविधान के द्वारा किया गया है। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नाबार्ड कैसी बॉडी है आपकी, गवर्नमेंटल बॉडी है, नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसी बॉडी है, तो आपने ध्यान रखना है नाबार्ड एक आपकी क्या है, संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इसका निर्माण कब शुरू हुआ, एग्जाम में पूछा जाता है 19 जुलाई 1982 को इसका निर्माण शुरू होता है। ठीक है, और कौन सी कमिटी की सिफारिश पर नाबार्ड का गठन किया गया, तो आपने ध्यान देना है शिवरामन समिति, शिवरामन कमेटी भी हम कहते हैं। शिवरामन कमेटी की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड का क्या किया गया था, गठन यानी कि उसकी स्थापना की गई थी। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल खेल दिवस यानी कि स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है। आप देखते हैं खेल दिवस जो हम मनाते हैं वो मनाते हैं हॉकी का जो जादूगर थे, हॉकी के जादूगर जिनको मेजर ध्यान सिंह के नाम से जानते हैं, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, इन्हीं के जो जन्म दिवस है, उन्हीं के जन्म दिवस को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद सिंह आपने ध्यान रखना है। और ये खेल दिवस कब मनाया जाता है आपका, 29 अगस्त को। अभी हमने डिस्कस किया था 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ है, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ है, तो इन्हीं के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में आज मनाते हैं। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर हम ये खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं या इम्पोर्टेंट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके टोक्यो ओलंपिक्स। और टोक्यो ओलंपिक्स से हम क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, आप ये देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 2021, ठीक है, प्लानिंग यहाँ था,
अब यहाँ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए 2020 में इसका आयोजन होना था, लेकिन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक इसका आयोजन होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द कोविड इन्फ्लुएंस, आप सभी लोग जानते हैं 2020 में कोविड का काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों को हमें अबेंडन करना पड़ा, हमें उनको पीछे करना पड़ा, ठीक है। और इस तरीके से ये आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेल हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा और क्या ध्यान रखते हैं। देखिए एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टोक्यो ओलंपिक के स्टार्ट करने के लिए इसके लिए एक मशाल जलाई जाती है, ठीक है। ये कोई भी इस तरीके का बड़ा आयोजन होता है तो एक मशाल जलाई जाती है, और मशाल जो है 25 मार्च 2021 को इसका एक तरीके से हमने बिगुल बजा दिया, एक शुरुआत हमने कर दी। और ये जो है 121 दिवसीय मशाल रैली, और ये रैली जो शुरू हुई है ये कहाँ से शुरू हुई, एग्जाम में ये पूछा जाता है। जापान से शुरू हुई है, और जापान के किस शहर से शुरू हुई है, ये है आपका फुकुशिमा। तो जापान के फुकुशिमा से 25 मार्च 2021 को एक मशाल रैली शुरू होती है, जो कि 121 दिवसीय दौरा करके टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत के लिए शुरू की गई है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टोक्यो ओलंपिक के बारे में। देखिए टोक्यो में जो ओलंपिक खेल है, इस बार कुछ इम्पोर्टेंट है इसमें जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक है आपका बेसबॉल, एक गेम है बेसबॉल। दूसरा एक गेम है सॉफ्टबॉल। तीसरा एक गेम है आपका कराटे। चौथा एक गेम है आपका स्केटबोर्ड, और पांचवा क्या है आपका सर्फिंग। तो ये 5 गेम जो हैं आपके, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग, ये 5 ऐसे नए गेम हैं जिनको टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जा सकता है। आप देखिए इमेज से आप देख रहे हैं बेसबॉल क्या है, ठीक है। कराटे आप सभी लोग परिचित हैं, सर्फिंग भी आप देख रहे हैं, सर्फिंग आप समझ जाएंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपका स्टेट बोर्डिंग जो है ये क्या है, ये भी आप देखिए। ये सारे 5 गेमों को अभी टोक्यो जो ओलंपिक्स है यहाँ पे शामिल किया गया। तो 5 गेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब फुकुशिमा शहर अभी हमने डिस्कस किया था कि जहाँ से आपकी विशाल मशाल जो है आपकी स्टार्ट की गई है, ठीक है। और ये शहर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट आप देख लें कि 2011 में जो भयंकर भूकंप की वजह से सुनामी यहाँ पे आई थी, और इसमें यहाँ पे परमाणु जो यहाँ पे रिएक्टर था, जो यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर था, उससे काफ़ी रिसाव होने के कारण इस शहर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, ठीक है। अगला हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन ये है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है, यानी कि ऐसा रेगिस्तान जिसमें क्या है आपकी सबसे ज्यादा आबादी है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा, थार रेगिस्तान है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थार रेगिस्तान के बारे में, तो ये मेजॉरिटी में, मतलब इसका जो मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। लेकिन इसका कुछ भाग जो है वो आपका हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला हुआ है। तो क्वेश्चन अगर लोकेशन के बारे में बात आती है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है, अगर आपके ऑप्शन में राजस्थान, तो डेफिनेटली यू हैव टू टेक राजस्थान। आप देख रहे हैं ये थार डेजर्ट यहाँ दिखा रखा है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और ये सिंध वाला जो एरिया है आपका, यहाँ ये दिखा रखा है। ये इमेज दिखाई आपको। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल यानी कि हॉट डेजर्ट कौन सा है विश्व की, अगर हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, विशालता यानी कि बिगेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये है आपका सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल के बारे में हम बात करते हैं, सहारा मरुस्थल आपका कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन महाद्वीप में ये स्थित है, ठीक है। ये आप सहारा डेजर्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ये आप ये देखिए, ये इंडियन ओशन है। आप यहाँ से थोड़ा सा मैप के हिसाब से चीज़ों को देखना आप सीखें, जिसकी वजह से आप एग्जाम में चीज़ों को बहुत अच्छी तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा सहारा डेजर्ट है, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आपका देखने को मिल जाता है कि सहारा डेजर्ट के आसपास में जो सीज हैं उनकी लोकेशन बताइए। ईस्ट में यानी कि पूर्व में कौन सा सी है सहारा डेजर्ट के, तो कौन सा सी आप देख रहे हैं, रेड सी आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर उत्तर में आपसे पूछा जाता है, उत्तर में आप देख रहे हैं मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की, अगर हम बात करते हैं, तो पश्चिम में आप देख रहे हैं यहाँ पे अटलांटिक ओशियन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है। पिक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट बनाइएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी तक हम विश्व की बात कर रहे थे, हम भारत में पहुंच चुके हैं और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है आपका थार मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, जो कि आपके जैसलमेर राजस्थान में स्थित है और ये 9th बिगेस्ट और हॉटेस्ट डेजर्ट भी है वर्ल्ड का। अगर हम बात करते हैं तो थार आपने देखना है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, ये कैसा मरुस्थल है आपने ध्यान रखना है, ये गर्म मरुस्थल है और विश्व का 9वां बड़ा और गर्म मरुस्थल भारत का थार डेजर्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोबी मरुस्थल की। अगर हम बात करते हैं गोबी डेजर्ट की, अगर हम बात करते हैं, इसकी लोकेशन पूछी जाती है, ये चाइना और मंगोलिया जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां स्थित है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये आपका चाइना है, ये चाइना है आपका, ठीक है, और ये आपका गोबी डेजर्ट दिखा रहा है और ये मंगोलिया, यानी कि चाइना और मंगोलिया के क्षेत्र में आपका कौन सा गोबी डेजर्ट स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बात करते हैं गोबी डेजर्ट के बारे में। एक फैक्ट बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है इससे कि गोबी डेजर्ट एक क्या है आपका कोल्डेस्ट मरुस्थल है, यानी कि कोल्डेस्ट क्या है आपका डेजर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगर हम बात करते हैं एशिया के कंसर्न के हिसाब से अगर बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी डेजर्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका नाम क्या है आपका बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, आप लोग जानते हैं कि अगर हमें संरक्षण करना है, अगर हमें कंजर्वेशन करना है, तो कंजर्वेशन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं, जैसे उनमें से एक होती है आपकी सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ, अगर हमें वाइल्ड लाइफ को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जीव जंगल में रहने वाले जंतुओं को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा स्थान बनाना है जहाँ पे हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, तो उसके लिए सेंचुरीज का निर्माण करा जाता है। तो उसी तरीके से उत्तराखंड में एक बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। इसके बारे में एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं ये कहाँ स्थित है। ये आपके जनपद अल्मोड़ा में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में, और यह बिनसर झंडीधार नामक पहाड़ी पर स्थित है। ये देखिए, बिनसर झंडीधार नामक पहाड़ी, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा के किस पहाड़ी पर स्थित है, तो बिनसर झंडीधार नामक पहाड़ी पर ये स्थित है। देखिए, आप ये डायग्राम थोड़ा सा देखते हुए चलिए ताकि एग्जाम में आपको याद रखने में काफ़ी मदद मिले। ये एक मैप दिखाया गया है, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस तरीके से फैली हुई है, इसका एक पूरा मैप दिखाया गया है। और यहाँ आप देखिए ये आपका ये एंट्रेंस गेट है, इस तरीके से कभी जाइएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अगर आप अपने स्टेट के जो टूरिस्ट जो इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशंस है वहाँ पे जाएं, आप विजिट करें, कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप जाइए और लोगों को भी प्रमोट करिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ समझते हैं। बिनसर जो नाम है, अभी हमने देखा बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके अल्मोड़ा में जो स्थित है, तो बिनसर के नाम से दो मंदिर भी बड़े फेमस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक है आपका बिनसर महादेव मंदिर और दूसरा है आपका बिनसर मंदिर। देखिए, दोनों मंदिर की इमेज मैंने आपको अलग अलग दिखाई है, थोड़ा सा आप देखते हुए चलिएगा। तो बिनसर महादेव मंदिर की अगर हम बात करते हैं, देखिए दो मंदिर हमने बताए हैं, एक है बिनसर मंदिर, दूसरा है बिनसर महादेव मंदिर। सबसे पहले हम बिनसर महादेव मंदिर की बात कर रहे हैं। बिनसर महादेव मंदिर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और अल्मोड़ा जनपद के रानीखेत जो तहसील है, रानीखेत तहसील के समीप में ये मंदिर स्थित है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी लोग विजिट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि बिनसर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है या कौन सी तहसील में स्थित है। अगर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो रानीखेत तहसील में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिनसर महादेव मंदिर जो है अल्मोड़ा वाला, इसे किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो राजा पीथू हुआ करते थे, उन्होंने इसका निर्माण किया और अपने पिता बिंदु की याद में इन मंदिर का निर्माण राजा पीथू द्वारा कराया गया। एक नाम और है जिसे हम बिनसर महादेव को कहते हैं, वो है बिंदेश्वर मंदिर। बिंदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी अल्मोड़ा का ही मंदिर है जिसे हम बिनसर महादेव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिनसर मंदिर के बारे में क्या फैक्ट है। बिनसर मंदिर कहाँ स्थित है, बिनसर मंदिर उत्तराखंड की पौड़ी जो जनपद है, पौड़ी जनपद का जो पौड़ी मुख्यालय है, पौड़ी मुख्यालय के समीप में स्थित है। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे मेला लगा हुआ है, काफी लोग स्थित हैं। ठीक है, और बैकुंठ चतुर्दशी, ठीक है, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है और ये मंदिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस
मेले के दिन या ये जो उत्सव होता है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, इस दिन महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, वो संतान प्राप्ति के लिए इस मंदिर में हाथों में दिया लेकर पूरी रात तपस्या करती हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए किस मंदिर में तपस्या करती हैं। तो आपने ध्यान रखना है, बिनसर मंदिर में कंफ्यूज नहीं करिएगा अल्मोड़ा से, क्योंकि अल्मोड़ा का जो मंदिर है वो बिनसर महादेव मंदिर है, और ये मंदिर जो है पौड़ी का जो गढ़वाल का जो मंदिर है ये बिनसर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। बिनसर मंदिर जो है ये पांडव के द्वारा मंदिर बनाया गया है। देखिए, पांडव जब अज्ञातवास के दौरान आए थे तो उन्होंने गढ़वाल क्षेत्र के काफ़ी भागों में यहाँ पे निवास किया था, तो उनमें से पौड़ी में भी उनके द्वारा निवास किया गया है, और पौड़ी में निवास के दौरान पांडव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो अज्ञातवास के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और एक विशेष फैक्ट इस मंदिर के बारे में यह है कि पांडव द्वारा इस मंदिर का निर्माण केवल एक रात में ही किया गया था, केवल एक रात में ही इस मंदिर को बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तराखंड का एक इम्पॉर्टेंट कंजर्वेशन जो साइट है, जिसको हम बात करते हैं मालन पशु विहार, यानी कि हम संरक्षण साइट है, यहाँ पे हम संरक्षण करते हैं। तो मालन पशु विहार उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? अभी हमने डिस्कस किया था बिनसर मंदिर के बारे में, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित था। उसी तरीके से मालन पशु विहार भी जो है आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। डायग्राम के साथ याद करिएगा, चीजें याद रहती है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाती है, उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए फेमस है ये भी आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फैक्ट और पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में इसकी स्थापना हुई है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? मैंने अभी आपको बताया था, ये कस्तूरी मृग, आप देख रहे हैं यहाँ पर कस्तूरी मृग का डायग्राम, इनके कंजर्वेशन, इनके संरक्षण के लिए ये बनाई गई है। ठीक है, चलिए आज हम बस यहीं पे समापन करते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिली हैं। नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है, और नोट्स को रिवाइज करते रहिए। इस तरीके से आगे जो भी वीडियोस वगैरह होंगे वो आपको दिए जाएंगे। टच में रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए, गुड विशेस, थैंक यू।